आज हमारा जो डिस्कशन है वो बेस्ड ऑन है आर्क हीटिंग पर। ठीक है, तो पहले हम इस आर्क हीटिंग से पहले सबसे ये डिस्कस करना चाहेंगे कि आर्क बनती कैसे है। ठीक है, बहुत ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। अगर आप इसको डिटेल में डिस्कस करना चाहेंगे तो हम इसको यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, जो हम वहाँ पे देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में आप देख सकते हैं उसको। ठीक है, कि आर्क पूरा क्या क्या कारक होते हैं कि जिससे आर्क फॉर्म होती है। ठीक है, नहीं पहले ये बात होती है ना कि आर्क बनती कैसे है, फिर बहुत सारे और भी रीजन होते हैं जो उसको बढ़ाते हैं। तो हम यहाँ पे चूँकि सिर्फ बहुत ब्रीफ में डिस्कस करेंगे, बहुत छोटे में। ठीक है, और डिटेल देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करें, पहले देखेंगे आर्क बनती कैसे है, फिर आर्क जब बनती है तो उस समय टेम्परेचर कितना होता है, अगर उतना टेम्परेचर है तो वहाँ पे हम लोग उसको कैसे इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, फिर टाइप्स ऑफ आर्क हीटिंग डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज़। ठीक है, फिर ये कहाँ कहाँ यूटिलाइज़ की जाती है वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो पहले हम डिस्कस करते हैं व्हाट अबाउट आर्क, आर्क बनती कैसे है। ठीक है, देखिए आर्क बनने के लिए क्या होता है कि जैसे जब एयर की बात करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, इंसुलेटर, एयर को हम एक इंसुलेटर मान सकते हैं। ठीक है, तो इंसुलेटर मान सकते हैं। तो इंसुलेटर में क्या खास बात होती है, जैसे आपने ये इंसुलेटिंग आइटम है। ठीक है, ये आपका लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग है। इंसुलेटिंग आइटम क्या खास, इंसुलेटर की क्या खास बात होती है कि जो इंसुलेटिंग आइटम होगा उसके जो आउटर सेल के जो सेल में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो न्यूक्लियाई से क्या होते हैं, बहुत क्लोजली क्या होते हैं, बाउंडेड होते हैं। ठीक है, एक भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता। अगर अगर थोड़ा बहुत एक आध फ्री इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो वो ड्यू टू थर्मल डिस्टर्बेंस की वजह से मिलता है। अदरवाइज आइडियल केस में कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें जिससे हमने बताया कि ये लाइक दिस वन, ये दिस वन। ठीक है, ये थोड़ा सा ख़राब बन गया है तो ये हो गया आपका न्यूक्लियर का वाला पार्ट, ये कुछ बना दिया कुछ इस टाइप का। ठीक है, तो सपोज़ करिए जैसे हमने बताया कि यहाँ पे अगर आपको एयर में क्या करवाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि आर्क फॉर्म हो। ठीक है, बेसिकली होता क्या है कि जैसे हम जब किसी कंडक्टर में अगर हमको करंट फ्लो करानी तो क्या करते हैं, उस कंडक्टर की क्या खास बात होनी चाहिए, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तभी कहीं कंडक्टर है, दोनों साइड पे क्या, एक तरफ वोल्टेज डिफरेंस क्रिएट कर दो और उस कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन है तो करंट क्या करती है, पास कर जाती है, नहीं लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग। उसी तरीके से हम चाहते हैं कि अगर एयर में हम पास कराना चाहते हैं करंट को तो क्या करना पड़ेगा, नॉर्मल सी बात है, यहाँ पे क्या क्रिएट करें, फ्री इलेक्ट्रॉन, मतलब कंडक्टिंग मीडियम होना चाहिए जिसमें इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे चार्ज कैरियर होनी चाहिए। तभी तो यहाँ पे अगर पॉजिटिव यहाँ पे निगेटिव कहीं पे इन दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस हो तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, कंडक्टिंग मीडियम होना चाहिए। चूँकि एयर क्या एक इंसुलेटर है तो इसमें कोई इलेक्ट्रॉन तो नहीं है, फ्री इलेक्ट्रॉन तो नहीं है। तो अब हम क्या करें, तो अगर हम जैसे बात करें कि यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे निगेटिव और हमने इनको क्या कर दिया, ये जो भी प्लेट है इसको अटैच कर दिया लाइक दिस वन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या किया, वोल्टेज जो है उसको बढ़ाया। वोल्टेज को क्या किया, जब बढ़ाएंगे तो क्या होगा, तो देखो ठीक है, वोल्टेज बढ़ाएंगे तो क्या होगा, इसके अंदर की जो एयर है देखो पोटेंशियल, जब यहाँ पे जो वोल्टेज इंक्रीज करेगा तो यहाँ पे क्या वोल्टेज क्या होगा, इंक्रीज करेगा, नॉर्मल सी बात है। जब वोल्टेज इंक्रीज करेगा तो इसके अंदर का जो इंसुलेटिंग एटम है उसको हमने एक उठा के यहाँ बना दिया, जिससे आपको थोड़ा सा और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। देखो जैसे हमने यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पे निगेटिव, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन उठाया, एक एटम उठाया, वहाँ पे इसको रिप्रेजेंट कर दिया। अब आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन है लाइक दिस वन, सपोज करो ऐसे लाइक दिस वन ऐसे फ्री इलेक्ट्रॉन है। अब इन पे क्या खास बात होगी, और ये क्या न्यूक्लियर है, एक न्यूक्लियस है, यहाँ पे ये कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये सभी बाउंडेड इलेक्ट्रॉन है, बैलेंस बैंड। ये सभी के सभी कैसे हैं, ये आउटर सेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो सभी के सभी क्या है, बाउंडेड है। ठीक है, सपोज करो ये बाउंडेड है, सपोज क्या बाउंडेड है ही है, किससे, न्यूक्लियस से। अच्छा अब होगा क्या, जैसे ही हमने यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर से किधर होगा, नॉर्मल सी बात है, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ। जैसे ही, क्योंकि ई दिस इक्वल टू क्या होता है, वी बाई डी, अगर डिस्टेंस कितनी है यहाँ से यहाँ तक की, डी है, तो आप कहोगे ई दिस इक्वल टू वी बाई डी। ठीक है, यहाँ तक भी कोई डाउट नहीं। अब होगा क्या, जब वोल्टेज बढ़ाओगे
तो व्हाट अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी, इंक्रीज करेगी। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इसके ऊपर फोर्स लगेगा, एफ दिस बी इक्वल टू क्या होता है, ई इंटू ई करस्पॉन्डिंग, नहीं फोर्स लगेगा, नहीं ये इलेक्ट्रॉन किधर की तरफ, पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव करना चाहेगा। अब होगा क्या, अगर इसको हम बढ़ाते जाएं, जैसे v को बढ़ाएंगे तो e बढ़ेगा, e बढ़ाएंगे तो फोर्स भी बढ़ेगा। ठीक है, और इस फोर्स से ये जो फोर्स, सपोज करो ये इसको बांध रखा है 5 न्यूटन से, सपोज करो 5 न्यूटन फोर्स हमको चाहिए, 5 न्यूटन से बांध रखा है, और अगर 5.1 न्यूटन फोर्स हुआ, ये इसके ऊपर 5.1 न्यूटन फोर्स लगेगा तो ये क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ये कब पॉसिबल है, जब ई की वैल्यू को क्या करते हैं, बढ़ा दें। मतलब ये कब बढ़ सकता है, जब वी की वैल्यू को हम बढ़ा दें। तो वी की वैल्यू को जब हम बढ़ाएंगे तो ई की वैल्यू बढ़ेगी, जिससे फोर्स क्या हो जाएगा, एक पर्टिकुलर वी पे क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, डी अटैच हो जाएगा। ठीक है, ये डी अटैच हो जाएगा, मतलब ये बनेगा कुछ इस टाइप का, एक पॉजिटिव, ये जो देखो ये जो बचा, जब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो ये जो आयंस बनेगा ये बनेगा पॉजिटिव आयन, और प्लस एक फ्री इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इसको बोलते हैं आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन। ठीक है, और जब ये जो इलेक्ट्रॉन, जब जैसे मान लो 2-4 इलेक्ट्रॉन एटम से डी अटैच हो गए, जैसे एक एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो वो किस में कन्वर्ट हो गया, एक पॉजिटिव आयन, ये कौन है, पॉजिटिव आयन, और ये क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन। क्लियर, अब इसको बोलते हैं आयोनाइजेशन। और यही जब जितने इसके अंदर के जितने भी हैं, जितने भी इंसुलेटिंग एटम है वो सब में एक साथ होने लगे तो उसको बोलते हैं ब्रेक डाउन। ठीक है, तो आयोनाइजेशन का मतलब 2-4 जो इंसुलेटिंग एटम है उसमें से इलेक्ट्रॉन और आयंस अलग अलग हो गए तो उसको बोलते हैं क्या, आयोनाइजेशन। और आयोनाइजेशन अगर मैसिव लेवल पे होने लगे तो दैट इज कॉल्ड ब्रेक डाउन। ठीक है, तो कभी ब्रेक डाउन के बारे में पूछ दे या आयोनाइजेशन के बोल दे। ठीक है, तो ब्रेक डाउन का मतलब होता है एक हायर, मतलब एक बहुत लार्ज नंबर ऑफ जो है चार्ज कैरियर, या आप कह सकते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव आयंस क्या होते हैं, निकलते हैं। ठीक है, तो वो हो जाता है ब्रेक डाउन। ठीक है, अगर वही बहुत कम मात्रा में निकले पॉजिटिव आयन है, फ्री इलेक्ट्रॉन, तो उसको बोलते हैं आयोनाइजेशन। क्लियर हुआ। अब होने के बाद तो ये कब हुआ, जब आपने एक पर्टिकुलर वी तक बढ़ाया, और उस वी पे यहाँ पे क्या होगा, अब जैसे अब बात करेंगे कि एट नॉर्मल टेम्परेचर एनटीपी नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। नॉर्मल टेम्परेचर का मतलब 27 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, प्रेशर का मतलब 736 के करस्पॉन्डिंग, इसी के आसपास 746 के करस्पॉन्डिंग आसपास आता है प्रेशर। तो नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे जो है टेम्परेचर को हमेशा याद रखना 27 डिग्री, और इसी को बोलते हैं 300 केल्विन के आसपास को हम नॉर्मल टेम्परेचर बोलते हैं। तो उस पर जो एयर का ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ होती है वो होती है 3 kV पर मिलीमीटर। ठीक है, 3 kV पर मिलीमीटर, ये याद रखो RMS वैल्यू। तो 3 kV पर मिलीमीटर है एयर के लिए, मतलब अगर हमको एयर में ब्रेकडाउन चाहिए तो कितना वोल्टेज चाहिए, 3 kV पर मिलीमीटर। अगर इतना वोल्टेज आप प्रोवाइड करा देंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, इसके जो एयर है, ठीक है, वो क्या हो जाएगी, एयर में आयोनाइजेशन आ जाएगा। यहाँ पे क्या, वो आयोनाइज हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, पॉजिटिव आयंस एंड फ्री इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव आयंस एंड फ्री इलेक्ट्रॉन। कब, जब आपने क्या कर दिया, सपोज करो यहाँ पे कितनी डिस्टेंस कितनी है, 2 सेंटीमीटर करस्पॉन्डिंग, या मान लो 10 सेंटीमीटर, कितनी है 10 सेंटीमीटर, 10 मिलीमीटर, 10 मिलीमीटर की लेंथ ले ली। तो यहाँ पे कितना वोल्टेज देना पड़ेगा, 10 × 3 30 वोल्ट, 30 किलो वोल्ट से ज़्यादा, मतलब 31 किलो वोल्ट दे दोगे तो यहाँ की जो एयर है वो क्या हो जाएगी, आयोनाइज हो जाएगी। या 30 भी दे दोगे तो भी, ठीक है, 30 या 30 से ज़्यादा हो तो भी ये क्या हो जाएगा, आयोनाइज हो जाएगी एयर। जो एयर का यहाँ पे जो मीडियम है वो क्या हो जाएगा, आयोनाइज हो जाएगा, लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग। तो अब बताओ यहाँ पे क्या आ गया, चार्ज कैरियर आ गए। जब चार्ज कैरियर आ गए तो पॉजिटिव आयन का मूवमेंट किधर होगा, वो भागेगा इधर की तरफ, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ भागेंगे। ठीक है, जब ऐसा मूवमेंट होगा तो उसकी वजह से क्या होगा,
करंट फ्लो होगी? नहीं, यहाँ पे उस समय क्या होगा भाई, चार्ज कैरियर जब मूव करेंगे, जब ये बहुत ज़्यादा मात्रा में होंगे तो करंट क्या होगा, बहुत तेज़ से फ्लो करेगी। तो जो करंट फ्लो करेगी, चूँकि यहाँ पे क्या है, देखो आई स्क्वायर आर जनरेट होगा, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या होगा, आई स्क्वायर आर, जैसे करंट जो होगी वो बहुत ज़्यादा मात्रा में होगी, क्योंकि वोल्टेज बहुत ज़्यादा है। ठीक है, जो चार्ज कैरियर बहुत तेज़ मूव करेंगे तो आई स्क्वायर आर की वजह से क्या होगा, यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या बहुत हाई है, तो आई स्क्वायर आर क्या मिलेगा, बहुत ज़्यादा होगा, जिससे वो क्या होगा, टेम्परेचर में कन्वर्ट हो जाएगा। नहीं, जिसकी वजह से क्या होगा, टेम्परेचर में कन्वर्ट होगा। तो अब आपको क्या नज़र आएगी कि वो क्या हो गई, वहाँ पे हीट जनरेट हो गई है। ठीक है, वहाँ पे क्या हो गई, हीट जनरेट हो गई है। तो वहाँ पे जो टेम्परेचर, तब वहाँ पे का जो इस एरिया का जो टेम्परेचर होता है वो नियर अबाउट 350 सेंटीग्रेड के करस्पॉन्डिंग होता है। 350 सॉरी 350 नहीं, 3500, 3000 से टू 3 डिग्री सेंटीग्रेड टू, ये याद रखना, ये वाला पूछ देता है कि ठीक है। तो जब आप हीटिंग करते हैं तो उस समय जो हीटिंग का जो आर्क निकलते हैं ना, वहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो किसके आसपास होता है, 3500 डिग्री सेंटीग्रेड, 3500 डिग्री सेंटीग्रेड के करस्पॉन्डिंग होता है। कहाँ पे, यहाँ का। ठीक है, क्लियर है। तो जो आर्क हमको दिखती है ना, आर्क, वो एक्चुअली जो आर्क होती है वो एक्चुअली क्या होती है, वो करंट होती है। वो देखो फ्यू सेकंड के लिए नहीं फ्लो करते, जब स्पार्किंग देखते हैं तो वहाँ पे वो जो स्पार्किंग ऐसे दिखती है ना, वो जो होती है उसका जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग होता है। ठीक है, तो उसके आसपास का जो एरिया, जो आर का जो हीटिंग होती है वो इतने करस्पॉन्डिंग, तो हम इसी का इस्तेमाल करते हैं और इसी को कंटिन्यूस रखना चाहते हैं। ठीक है, क्लियर है कि नहीं। तो कहने का मतलब है कि अगर हायर वोल्टेज है तभी ये जनरेट होगा। नहीं, अब यहाँ पे देखो 10 मिलीमीटर में कितना वोल्टेज चाहिए, 30 kV या 30 kV से ज़्यादा वोल्टेज चाहिए नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे। ठीक है, अगर हम ये कब है, लेंथ 10 मिलीमीटर तो बहुत ही कम है। अगर हमको सपोज करो डिस्टेंस क्या चाहिए, लार्ज चाहिए। अगर हमको जैसे मान लीजिए लार्ज डिस्टेंस चाहिए तो हायर वोल्टेज की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो हायर वोल्टेज कैसे प्राप्त कर सकते हैं हम लोग, स्टेप अप ट्रांसफार्मर को, स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं। और अगर हमको बहुत कम में चाहिए, इस कम स्पेस में हमको आर्क चाहिए, तो हम क्या करेंगे, डिस्टेंस को डाउन, जो डिस्टेंस है उसको कम कर दो, स्टेप डाउन कर दो। नहीं, मतलब हम जो ये जो है इनके डिस्टेंस को क्या कर दो और करीब ला दो, और हमको रिक्वायरमेंट के करस्पॉन्डिंग ये डिपेंड करता है ना कि कैसे हम यूटिलाइज कर रहे हैं। ठीक, क्लियर हुआ कि नहीं, कि अगर हमको अगर लार्ज स्पेस चाहिए तो नॉर्मल से बात, लार्ज स्पेस मतलब इन दोनों के बीच अगर हमको मटेरियल भरना है तो ये जो दोनों हैं यहाँ पे कौन सा ट्रांसफार्मर आपको यूज़ करना पड़ेगा, स्टेप अप। और अगर हमको बहुत करीब वाले में यूज़ करना है तो हम कौन सा ट्रांसफार्मर यूज़ करेंगे, स्टेप डाउन। ठीक है, चलो हम इसी चीज़ को लिख लेते हैं तब ज़्यादा समझ में आएगा। बना लो पहले इसको। देखिए अभी तक हमने जो बताया था उसी चीज़ को लिखवा दिया है। क्या लिखवाया है, इफ़ ए सफिशिएंट हायर वोल्टेज, नहीं कि हमने क्या बताया, एयर गैप के बीच हायर वोल्टेज अगर हम अप्लाई करें, डिस्टेंस डी है, हायर वोल्टेज अप्लाई करें तो इन मीडियम, इसके मीडियम के बीच में अगर ये पॉजिटिव ये नेगेटिव है, ठीक है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ऐसे बनाया था, तो जो आपके जो एयर है, जो इंसुलेटिंग एटम है, वो पॉजिटिव आयंस और फ्री इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, ब्रेक हो जाता है और कैसा हो जाता है, मीडियम कंडक्टिंग मीडियम हो जाता है। नहीं, पहले कंडक्टिंग मीडियम नहीं था, और पॉजिटिव आयन किधर भाग जाते हैं, नेगेटिव प्लेट की तरफ, और इलेक्ट्रॉन की तरफ भाग जाते हैं पॉजिटिव प्लेट की तरफ। जब ये तेज़ी से भागते हैं तो इन्हीं से क्या मिलती है, करंट हमको पता है करंट क्या होता है, पॉजिटिव, जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूवमेंट जो होता है वो दैट इज करंट। नहीं, तो करंट पॉजिटिव से इधर भी नेगेटिव प्लेट की तरफ फ्लो होगी। ठीक है, और इसी करंट को बोलते हैं स्पार्क या आर्क। ठीक है, इस चीज़ को हम लिखवा, इफ ए सफिशिएंट हायर वोल्टेज इज अप्लाई अक्रॉस एयर गैप द एयर बिकम्स आयोनाइज, एयर क्या हो गया, बिकम आयोनाइज हो गई एंड स्टार्ट कंडक्टिंग, कंडक्शन क्या हो गया, स्टार्ट हो गया इन द फॉर्म ऑफ कंटिन्यूस स्पार्क एंड आर्क। अब क्वेश्चन यहाँ पे एक चीज़ और आती है, जो आर्क होती है वो किसकी वजह से फॉर्म होती है,
अगर आपसे पूछता है कि तो आप होल को वही मत लगाना, पॉजिटिव आयंस एंड फ्री इलेक्ट्रॉन। जो एयर में करंट फ्लो होती है ना, उसमें जो इन्वॉल्वमेंट होता है वो फ्री इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव आयन का, और जो वायर में जो करंट फ्लो होती है उसमें इन्वॉल्वमेंट किसका होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन और होल्स का। याद रखना, पूछ देता है, ठीक है। बाकी सर्किट ब्रेकर में डिटेलिंग में डिस्कस है, तो यहाँ तो कोई डाउट नहीं। फिर देयर बाय प्रोड्यूसिंग इंटेंस हीट, क्यों? क्योंकि आई स्क्वायर आर होता है। इसके बाद क्या होगा, जब करंट फ्लो होगी तो यहाँ पे क्या है, एयर है नहीं, तो जो भी कंडक्टिंग मीडियम है उसके करस्पॉन्डिंग जो रेजिस्टेंस होगा वो बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। नॉर्मल सी बात है, ये वायर वाला तो है नहीं, ये एयर का रेजिस्टेंस है, तो एयर का रेजिस्टेंस भी ज़्यादा है, करंट भी ज़्यादा है, तो जिसकी वजह से इंटेंस हीट जनरेट होगी आई स्क्वायर आर। इंटेंस हीट व्हेन द इलेक्ट्रोड आर मेड बाय कार्बन ग्रेफाइट, ठीक है। अगर इसके बने होंगे तब तो वो झेल जाएंगे, नहीं तो पता चला वही क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे ये दोनों, ठीक है। ग्रेफाइट, कार्बन एंड ग्रेफाइट पूछ देता है, ये वाला पकड़ के रखना अपने में, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में द टेम्परेचर ऑब्टेन इन द रेंज, ये भी पकड़ के रखना, रेंज पूछ देता है कि कितना रेंज होना चाहिए, ठीक है। तो ये दो चीज़ें, और इसमें इसके बारे में जो हमने काफ़ी डिटेल में जो चीज़ें बताई वो पकड़ के रखो। द हाई वोल्टेज रिक्वायर्ड फॉर स्ट्राइकिंग द आर्क कैन बी ऑब्टेन बाय यूजिंग स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर। नहीं, अगर हमने बोला ना डिस्टेंस ज़्यादा है तो वहाँ पे जो आपके पास वोल्टेज है उसको क्या करोगे, स्टेप अप करोगे तभी तो आपको मिलेगा। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर हम लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। स्टेप अप ट्रांसफार्मर फिट फ्रॉम ए वेरिएबल सप्लाई, ठीक है। फिर एन आर्क कैन आल्सो बी ऑब्टेन बाय यूजिंग लो वोल्टेज, लो वोल्टेज से भी हम लोग आर्क को ऑब्टेन कर सकते हैं। अक्रॉस टू इलेक्ट्रोड इनिशियली द कंटैक्ट विथ ईच अदर, वो दोनों कैसे हैं, इनिशियली कैसे होते हैं, चिपके कंटैक्ट में रहते हैं, ठीक है। और फिर उनको क्या करते हैं, तो उनके बीच की डिस्टेंस थोड़ी सी बढ़ा देते हैं, तो आर क्या हो जाती है, बन जाएगी। क्योंकि बहुत स्मॉल डिस्टेंस होगी तो भी हमको कितना चाहिए, 3 kV पर मिलीमीटर करस्पॉन्डिंग वोल्टेज चाहिए। नहीं, अगर हमको आर्क एयर में, चूँकि देखो एक तो ये है कि आपकी रिक्वायरमेंट है, डिस्टेंस लार्ज है और उसके अंदर मटेरियल रखना है, तब तो भाई नॉर्मल सी बात है, आपकी मजबूरी है कि हमको हायर वोल्टेज की ज़रूरत पड़ेगी। अरे हायर मतलब स्टेप अप करना पड़ेगा वोल्टेज को, ठीक है, मजबूरी है। लेकिन अगर हमें बहुत कम डिस्टेंस पे चाहिए तो हम क्या करेंगे, लो वोल्टेज से भी हम काम कर सकते हैं। नहीं, जैसे आपके पास 300 वोल्टेज आ रहा है सपोज करो, ठीक है, तो 300 वोल्टेज पे क्या हम आर्क फॉर्म हो सकता है, यस। अगर हम कितना कर दें, क्योंकि हमने बताया था 3 kV पर मिलीमीटर, 3 kV पर मिलीमीटर होता है, पर मिलीमीटर याद रखना ये चीज़, मतलब 1 मिलीमीटर में कितना वोल्टेज है, 3 kV। तो अगर आप 0.1 मिलीमीटर कर दें तो कितना वोल्टेज चाहिए, 0.3 kV से कम हो जाएगा, मतलब इससे कम हो जाएगा तब उस केस में। नहीं, ऐसे समझ सकते हैं। तो लो वोल्टेज पे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, तो वही चीज़ हमने दिखवाई है। एंड आर्क कैन बी आल्सो बी ऑब्टेन बाय यूजिंग लो वोल्टेज अक्रॉस टू इलेक्ट्रोड इनिशियली एंड contact with each other. The slow voltage required can be obtained by using step up XMR. स्टेप अप एक्समर मतलब स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके आगे भी लिखवा देते हैं, पहले इसको लिख लो पूरा, यहाँ तक समझना बहुत ज़रूरी है। जो ऑब्जेक्टिव के लिए कर रहे हैं वो उनको, लेकिन जो पढ़ रहे हैं कॉलेज में या जो नोट्स बनाना चाहते हैं तो वो प्रॉपर तरीके से लिख रहे हैं। और पॉइंट टू बी नोटेड, इसको और जो इसके बारे में डिटेल में बताया था उसको पकड़ के रखना, ठीक है। पहले इसको लिख लो। तो चलिए नेक्स्ट वन, उसके आगे द इनिशियल द लो वोल्टेज इज अप्लाइड व्हेन द टू इलेक्ट्रोड, ठीक है, दो इलेक्ट्रोड के बीच जो इनिशियली जो वोल्टेज आपने अप्लाई किया है, ठीक है। तो अब माइंड में आता है कि सर वो आर्क कैसे स्टेबलाइज होगी। तो जब आर्क बन जाती है ना तो हम लोग क्या करते हैं कि थोड़ा सेपरेट कर देते हैं, क्योंकि आर्क एक बार बन गई, ठीक है, लगातार कंटिन्यूस, तो हम फिर क्या करते हैं उसको थोड़ा सा डिस्टेंस और बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो लो वोल्टेज का एडवांटेज भी होता है। तो ये नहीं कि उससे बहुत ज़्यादा लार्ज डिस्टेंस कर, नहीं, बहुत हल्का सा डिस्टेंस बढ़ा के उसको छोड़ देते हैं, तो वो आर्क क्या होती है, स्टेबलाइज हो जाती है। उसी चीज़ को हमने लिखा, इनिशियली द लो वोल्टेज अप्लाइड व्हेन द
टू इलेक्ट्रोड आर इन कंटैक्ट विथ ईच अदर, जब दोनों कंटैक्ट के ईच अदर पे हैं। नेक्स्ट व्हेन द टू इलेक्ट्रोड आर ग्रेजुअली सेपरेटेड, ग्रेजुअली हम लोग क्या धीरे धीरे उसको क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं, सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर एंड आर इज स्टेबलाइज बिटवीन द टू, दो उनके बीच जो आर्क होती है वो क्या हो जाती है, स्टेबलाइज होती है। फिर इसके बाद आती है डायरेक्ट आर्क हीटिंग और फिर इसके बाद आती है इनडायरेक्ट आर्क हीटिंग। ठीक है, तो डायरेक्ट आर्क हीटिंग आर डायरेक्ट आर्क फर्नेसेस, या सेकेंड वन इनडायरेक्ट आर्क हीटिंग आर इनडायरेक्ट फर्नेसेस। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे। तो देखो मेन चीज़ जो समझना था वो ये हो गया कि टेम्परेचर कितना होना चाहिए और जो आर्क में कौन आर्क बनाने में किसका किसका रोल होता है, पॉजिटिव आयंस एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, कौन सी जो है यूज़ करते हैं, ग्रेफाइट, कार्बन ग्रेफाइट यूज़ करते हैं हम लोग, नहीं जो रॉड होती है, जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें आती हैं। ठीक है, पूछते हैं। तो बाकी चीज़ें अब इसके बाद तो बहुत छोटा सा है कि डायरेक्ट आर्क हीटिंग और इनडायरेक्ट। वैसे इसको चाहो तो बहुत डिटेल में पढ़ सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन वो मैकेनिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। आपको जो समझना है इलेक्ट्रिकल के पॉइंट ऑफ व्यू समझना है, तो जो इलेक्ट्रिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से वो तो हम काफ़ी डिटेली बता दिया। अब इन दोनों में चूँकि ये रोल मैकेनिकल में ज़्यादा यूटिलाइज़ किया जाता है, ठीक है, तो हमको जो चीज़ पकड़ के रखना है कि जो आर्क बनती है वो उसमें किसका किसका रोल होता है और इसमें किसका किसका रोल होता है। ठीक है, चलो तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे डायरेक्ट आर्क हीटिंग। तो पहले इसको बना लो जल्दी से। तो देखिए अब तक हम लोगों ने जो डिस्कस किया था आर्क हीटिंग के करस्पॉन्डिंग हमने डिस्कस किया था। अब हम डायरेक्ट डिस्कस करना चाहते हैं कि ये दो टाइप्स की होती है, एक डायरेक्ट आर्क हीटिंग होती है और एक इनडायरेक्ट आर्क हीटिंग। देखिए एग्जाम में अगर लिखने के लिए आ रहा है तो जो मैं बता रहा हूँ बस उतना लिख दो, ये सफिशिएंट, उससे ज़्यादा नहीं। और डिटेल हम डिस्कस करेंगे। तो आर्क हीटिंग जो होती है डायरेक्ट आर्क हीटिंग और इनडायरेक्ट आर्क हीटिंग। तो पहले देखते हैं डायरेक्ट आर्क हीटिंग होती क्या है। डायरेक्ट आर्क हीटिंग में क्या होता है, ये कुछ इस टाइप का चैम्बर होगा लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग। इसमें क्या होगा, ये इलेक्ट्रोड है, 3 इलेक्ट्रोड हैं, 3 फेज है तो दैट्स वाई 3 इलेक्ट्रोड होंगे। ठीक है, जितने फेज होंगे उसके करस्पॉन्डिंग। और ये क्या है, यहाँ पे चार्ज है, ये क्या है, चार्ज। ठीक है, ये चार्ज कैसा चार्ज है, मिक्स है। जैसे स्टील है ना, जैसे मान लो कोई स्टील है तो स्टील का मिक्सअप होगा। ये हमेशा ये याद रखना, ये कंडक्टिंग होगा, नॉर्मल सी बात है। ठीक है, क्यों, अब देखो होगा क्या, इन दोनों के बीच जो है इलेक्ट्रोड और चार्ज के बीच में क्या होगा, आर्क फॉर्म होगी। अब जब ये आर्क फॉर्म होगी तो देखो इसका रेजिस्टेंस क्या होता है, जब जब करंट फ्लो करेगी इलेक्ट्रोड के थ्रू इस चार्ज में, नहीं जो मेटल जो चार्ज है उसमें फ्लो करेगी करंट। क्यों फ्लो करेगी, क्योंकि ये भी क्या है, कंडक्टिंग है, तो ये भी क्या हीटअप होगा। लो रेजिस्टेंस है, ये भी क्या होगा, I² R की वजह से हीटअप होगा, और प्लस ये आर्क की वजह से भी क्या होगा, हीटअप होगा। तो जब हीटअप होगा तो वो क्या होगा, मेल्ट होगा। ये किस पे मेल्ट होगा, और मेल्ट होने के बाद जो हायर डेंसिटी होगी, अब जैसे मान लो ये मिक्सअप है, ये जो चार्ज है वो कैसा है, मिक्सअप है, तो जो हायर डेंसिटी वाला मटेरियल होगा वो नीचे चला जाएगा, जो लो डेंसिटी वाला मटेरियल होगा वो ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे इसको रोल्ड कर, जैसे नहीं होता कि इसको थोड़ा सा ऐसे झुका देते हैं, तो झुकाने के बाद ये क्या होता है, जो ऊपर वाला सिरा होता है वो अलग हो जाएगा और जो हाई डेंसिटी वाला वो नीचे चला जाएगा। तो जैसा जिसके करस्पॉन्डिंग यूटिलाइज करना चाहेंगे वैसा यूटिलाइज, मतलब हम चाहते हैं कि जो डेंसिटी हाई डेंसिटी और लो डेंसिटी वाले जो मटेरियल इसमें मिक्सअप जो है ना, मिक्सअप धातु चार्ज है ना, वो क्या हो जाए, उसमें से हम अलग करना चाहते हैं। अलग करने के लिए हम इस मेथड को यूज़ करते हैं। तो ये कैसे होगा भाई, नॉर्मल सी बात, वो सॉलिड में है तो इसमें रखेंगे चार्ज को, तो मिक्स है चूँकि, अब हाई चूँकि कंडक्टिंग भी है, तो अब ये जब इलेक्ट्रोड लगाएंगे तो इलेक्ट्रोड की वजह से क्या होगा, आर्क तो बनेगी, साथ साथ इसमें करंट भी फ्लो करेगी। तो करंट की वजह से I² R हीटअप, ये हीटअप होगा चार्ज, और प्लस आर्क की वजह से भी हीटअप होगा। ठीक है, तो जब आर्क बनेगी और I² R की वजह से भी हीटअप होगा तो क्या होगा, ये मेल्ट होना शुरू करेगा। मेल्ट होने के बाद क्या होगा, जो नॉर्मल सी बात है, जो हायर डेंसिटी वो नीचे चला जाएगा, लोअर डेंसिटी वाला ऊपर आ जाएगा। फिर हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा इसको झुका देते हैं, तो ये जो है बाहर आ जाता है। ठीक है, जो हल्का वाला बाहर आ गया और जो भारी वाला वो अंदर है।
तो इस तरीके से हम लोग इसका यूटिलाइज करते हैं, किसका, डायरेक्ट आर्क हीटिंग की हेल्प से हम इसका आगे चल के देखेंगे क्या क्या एडवांटेजेस है, क्या क्या डिसएडवांटेजेस है। इसका जो टेम्परेचर होता है करीब 2000 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है, 2000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, हाई टेम्परेचर होता है काफ़ी, ठीक है, इसके अंदर का। दूसरी चीज़ कि ये तो क्लियर हो गया। और ये जो रॉड होती है ना, ये जो इलेक्ट्रोड है, ये 2 मीटर, करीब 2 मीटर का होता है। इसको भी हम लोग क्या करते हैं, मैकेनिकली या फिर ऑटोमेटिकली इसको हम लोग क्या करते हैं, बदलते रहते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आर्क जनरेट होती है, ये 5 से 6 घंटे के तक हीटअप करते हैं, तब वो चीज़ें आपको दोनों अलग, जो भी अलग करना है वो अलग होता है, ठीक है। तो ये जो होते हैं 2-2 मीटर के होते हैं, ठीक है। और ये ग्रेफाइट या कार्बन के होते हैं। तो हम लोग ग्रेफाइट को ज़्यादा प्रीफर करना चाहते हैं। अगर प्रीफर करने की बात आता है तो हम किसको प्रीफर करें, याद रखना है, ग्रेफाइट का होता है और या कार्बन का। कार्बन और ग्रेफाइट में फ़र्क इतना होता है कि जो डिटोरिएशन होता है, मतलब ये इसके जैसे जब हीटअप होगा तो नॉर्मल सी बात है, कुछ समय के बाद ये क्या होगा, इसका ये सिरा छोटा होने लगेगा। जब छोटा होने लगेगा तो फिर क्या करना पड़ता है कि इसको चाहे स्विच जो है मैनुअली, चाहे उसको इस रॉड को क्या करो, या तो बढ़ाओ या तो फिर उसको निकाल के दूसरा रॉड इस पर लगा दो। नहीं, क्योंकि हमको आर्क को मेंटेन करने के लिए एक पर्टिकुलर डिस्टेंस बताया होना ज़रूरी है, तो दैट्स वाई, ठीक है। तो ये याद रखना, ग्रेफाइट का यूज़ होता है और कितना टेम्परेचर है, 2000 डिग्री सेंटीग्रेड करस्पॉन्डिंग, ठीक है। एप्लीकेशन से अभी बात बताएंगे, पर इतना समझ लो, क्लियर है, वर्किंग समझ में आ गई सबको क्या है। अब इसी चीज़ को हमने लिखवा दिया है यहाँ पे, इन दिस आर्क इज स्टक बिटवीन द चार्ज एंड इलेक्ट्रोड विच आर ड्रॉ फ्रॉम द टॉप ऑफ द फर्नेसेस, ठीक है। तो ये टॉप ऑफ फर्नेसेस की वजह से यहाँ पे क्या होगा, याद रखना, इलेक्ट्रोड और चार्ज के बीच में क्या जनरेट होती है, आर्क स्टक हो जाती है, ठीक है, मतलब बनी रहती है, ठीक है, क्लियर। तो और फिर इसके बाद बस ये जो इतना जान के बहुत सफिशिएंट है। अब आप बात करते हैं इनडायरेक्ट आर्क हीटिंग में। इसमें देखो क्या होता है, यहाँ पे ये होता है चार्ज, ठीक है। यहाँ पे दो इलेक्ट्रोड होते हैं, हमने बताया 2 इलेक्ट्रोड लगे रहते हैं। इनको भी आगे पीछे हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। जैसे होता है पास ला दिया, फिर इनको दूर ले जाना है तो दूर भी ले जा सकते हैं, पास भी ला सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, आर्क बनती कहाँ पे, यहाँ पे। देखो इसके कंपेरिजन में यहाँ पे हीट ज़्यादा जनरेट होती है। अगर इफिशियंसी की बात करें तो इसकी इफिशियंसी क्या होगी, ज़्यादा होगी, हायर इफिशियंसी होगी एज ए कम्पेयर टू दिस वन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, आर्क स्टक होती है इन बिटवीन, यहाँ पे देखो लिखवा दिया, इनडायरेक्ट हीटिंग इन दिस आर्क इज स्टक बिटवीन इलेक्ट्रोड विच फील्ड एट द सेंटर ऑफ द फर्नेसेस, द हीट इज देन ट्रांसफर टू द चार्ज। यहाँ पे जो हीट ट्रांसफ़र होती है चार्ज को, वो रेडिएशन के थ्रू, ठीक है, रेडिएशन के थ्रू यहाँ पे क्या होती है, हीट यहाँ पे ट्रांसफ़र होगी। तो नॉर्मल सी बात है, इसके कंपैरिजन में यहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा, लो होगा, ठीक है। पहले इसको बना लो, फिर इसके बाद क्लियर है। और ये दोनों क्या है, ये दोनों इलेक्ट्रोड हैं, मूवेबल इलेक्ट्रोड होते हैं, ठीक है। हम उसके हिसाब से इनको एडजस्ट कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। और ये चार्ज होता है, पहले इसको बना लो, फिर इसका एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद उसका एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे। अब देखते हैं इनके एप्लीकेशंस और अब एडवांटेजेस डिसएडवांटेज। देखो क्या क्या मेन पॉइंट हैं कि जो कि ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पकड़ के रखने हैं, क्योंकि हमें तो सबसे पहले देखना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू ज़्यादा नहीं। 2 मीटर का इलेक्ट्रोड था मेड बाय कार्बन और ग्रेफाइट, कार्बन या ग्रेफाइट का बना होता है, ऑप्शन में आ जाता है, ठीक है। अगर का ग्रेफाइट है तो ग्रेफाइट भी लगाना है, ठीक। अगर ग्रेफाइट नहीं है तब उसमें अगर कार्बन दिया है तो कार्बन पे टिक लगाओगे कि कौन सा इलेक्ट्रोड यूज़ होता है, कितने मीटर का कभी आ गया तो 2 मीटर का, ठीक है। दूसरा उनके जो ये जो होता है इसके अंदर का जो टेम्परेचर होता है वो कैसा होता है, नियर अबाउट 2000 डिग्री सेंटीग्रेड, वो लिखना है। और जो कितना ये जो इसको मेल्ट करने के लिए कितना टाइम लेता है, 3 to 6 आवर। जो चार्ज है, चार्ज को मेल्ट करने के लिए 3 to 6 आवर लेता है, ठीक है, काफ़ी टाइम लेता है, ठीक है। और दूसरी चीज़ है कि
कि हाँ साइज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो 0.5 टू 12 टन का या 50 टन से, जो बहुत बड़ा साइज होता है 50 टन से 100 टन के करस्पॉन्डिंग का ये साइज़ बनाया जाता है। ठीक है, पावर फैक्टर 0.8 होता है। डिसएडवांटेजेस क्या होंगे, नॉर्मल सी बात है, इनिशियल कॉस्ट क्या होगी, हाई होगी। ठीक है, हायर इनिशियल कॉस्ट। ठीक है, ये जो होता है जो आप कह सकते हैं आपका जो पावर होती है, पावर जो कंज्यूम करता है वो 1000 किलोवाट आवर पर टन लेता है, या आप कह सकते हैं 1 टन में कितना 200 किलोवाट की करस्पॉन्डिंग पावर की खपत होती है। तो काफ़ी लार्ज पावर ये क्या करता है, कंज्यूम करता है। ठीक है, एडवांटेजेस क्या मतलब ये तो हो गए कि मेरिट, डिमेरिट क्या होगा, डिमेरिट ये समझ में आ गया, हाई इनिशियल कॉस्ट होगी समझ में आ रहा है, ग्रेफाइट है भाई इस्तेमाल करो तो नॉर्मल से उसकी, और ये सब है इनको, ये जो पावर हमको चाहिए उसके लिए हमको क्या चाहिए, मनी कास्ट, मनी क्या हो चाहिए, ज़्यादा चाहिए, तो इसी वजह से इनिशियल कास्ट क्या होगी, हाई होगी। एप्लीकेशन की बात करें तो इसको हम लोग किस में यूटिलाइज़ करना चाहेंगे कि स्टील, स्ट्रॉन्ग स्टील बनाने के लिए नहीं, क्यों, क्योंकि आप जानते हैं कि जो स्टील होती है और अगर लोहे की बात करें तो दोनों में कंपैरिजन किया जाए तो जो लाइफ होती है वो स्टील की क्या होती है, ज़्यादा होती है, और वो जो होता है काफ़ी हार्ड होता है स्टील एज ए कम्पेयर टू लोहे के कंपैरिजन की बात की जाए तो। ठीक है, और जो वाटर से रिएक्ट जो है स्टील के चांसेस बहुत ही कम होते हैं, जबकि मतलब उसकी लाइफ ज़्यादा होगी, और अगर वही आपका लोहा होगा तो वो क्या होगा, वो जल्दी क्या हो जाएगा, डिटोरिएट हो जाएगा समय के साथ, नहीं पानी के साथ क्या होता है, रिएक्ट कर जाता है, जंग वंग लग जाती है। स्टील पे कहाँ जंग लगती है, तो क्लियर है कि नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, स्टील बनाते हैं इससे। ठीक है, स्टील बनाने का काम आता है, और मेटल और को, धातु अवश को हम लोग एलॉयड बनाने में, मिश्र धातु बनाने में हम इस मेथड का यूटिलाइजेशन करते हैं। क्लियर हो गया कि नहीं इसके बारे में, मतलब इसको हम लोग इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से यूटिलाइज करते हैं जनरली। क्लियर है, घर में कहाँ इसको इस्तेमाल करें, नहीं इस्तेमाल करेंगे, कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, क्लियर हो गया कि कहाँ यूटिलाइज करेंगे, क्या बनाने में, स्टील बनाने में यूटिलाइज, या एलॉय बनाने में। ठीक है, बनाने में इसका यूटिलाइजेशन होता है। क्लियर हो गया, और ये हो गया हमारा किसके करस्पॉन्डिंग, ये जो डिस्कशन है डायरेक्ट आर्क हीटिंग के लिए। एप्लीकेशन हो गया, और ये सब जो पॉइंट हमने लिखवा दिए छोटा करके, इसको लिख लो और इसको रट लो, ऑब्जेक्टिव में हम करवाएंगे तो आप वहाँ पे कर लोगे। ठीक है, चलो बना लो। अब हम लोग डिस्कस करेंगे इनडायरेक्ट आर्क हीटिंग के करस्पॉन्डिंग। हमने चीज़ें बता तो दी एप्लीकेशन कि यहाँ पे क्या करोगे, इसको एसी या डीसी या तीनों, एसी डीसी या 3 फेज सप्लाई दे सकते हैं। आर्क क्वेश्चन पूछ देता है कि आर्क हीटिंग जो होती है वो सूटेबल है किसके लिए, एसी के लिए कि डीसी के लिए कि तीनों के लिए, मतलब 3 फेज के लिए या दोनों के लिए, एसी डीसी दोनों के लिए, तो ये सब के लिए, तीनों के लिए। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, और ये जो इलेक्ट्रोड होता है ये मूवेबल होता है, आपको जैसा जो रिक्वायरमेंट होती है, तो हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोड को सप्लाई से कनेक्ट कर दिया, कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे क्या होगा, हायर वोल्टेज देंगे तो यहाँ पे आर्क जनरेट होगी, और उस आर्क से, वो आर्क से हीट जनरेट होगी, और वो हीट ट्रांसफ़र होगी चार्ज को ड्यू टू रेडिएशन के थ्रू। पूछ देता है किस रेडिएशन, कन्वेंशन, दुनिया भर जो 3 मेथड बताए थे, कंडक्शन, तो किसके थ्रू पास करता है, ये रेडिएशन के थ्रू इसको मिलेगा, जिससे चार्ज क्या होगा, हीटअप होगा। ठीक है, क्लियर। तो क्या क्या मेन पॉइंट है, 2 इलेक्ट्रोड मेड बाय कार्बन और ग्रेफाइट, ये बता रखा है, क्यों कार्बन या ग्रेफाइट का नहीं यूज़ करोगे तो क्या होगा, उसके पिघलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। दूसरा कितने टन का, 0.25 to 3 टन के करस्पॉन्डिंग होता है, छोटा होता है उसके पहले वाले कंपेरिजन में नहीं। दूसरा cos फाई 0.85, अगर आप डिसएडवांटेज के पॉइंट बात करें उससे, तो उसके कंपेरिजन में तो कमी है, क्योंकि इसका साइज़ कम है, इसकी हीट जो होती है उससे वहाँ पे 2000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, यहाँ पे बहुत कम होता है उसके कंपेरिजन में। ठीक है, एप्लीकेशन, इट इज़ यूज फॉर मेकिंग कार्बन स्टील बनाने में,
ठीक है, फेरस स्टील, ये सब पॉइंट है, इसको पकड़ के रखो। कार्बन स्टील, फेरस स्टील, ठीक है, ये सभी जो होता है इंडस्ट्रियल में ही होता है, यूटिलाइज करते हैं बनाने में। फ्रॉम स्क्रॉप आयरन एंड आयरन आर्क, पिग आयरन, आयरन कार्बाइड इज दिस मेथड एंड कन्वर्टेड इनटू हाई क्वालिटी स्टील। हम इससे हाई क्वालिटी स्टील क्या करते हैं, कन्वर्ट बनाते हैं इस मेथड के थ्रू। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा आर्क हीटिंग के करस्पॉन्डिंग, ठीक है, जिसमें हमने डायरेक्ट आर्क हीटिंग और इनडायरेक्ट आर्क हीटिंग पढ़ी, एप्लीकेशंस पढ़े। ये देखो छोटी छोटी चीज़ें, ये इनको याद करना पड़ेगा, ये सब चीज़ें कहाँ यूटिलाइज किया जाता है, पूछ देता है, ठीक है। और ये सब चीज़ें जो जितना देखो जितना पूछता है वो हमने बता दिया, आलतू फालतू उससे ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मैकेनिकल के पॉइंट ऑफ व्यू ज़्यादा तब इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इलेक्ट्रिकल यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू जितना हमने बताया उतना सफिशियंट है, उससे ज़्यादा नहीं आता, ठीक है। तो पहले बताया था आर्क फॉर्म बनती कैसे, फिर इसका हमने डिस्कस किया था, फिर उसके बारे में लिखवाया था। उसमें बताया था क्या क्या क्वेश्चन चीज़ को हमको पॉइंट टू भी नोटेट करना है। फिर इसके बाद हमने बताया था कि डायरेक्ट आर्क हीटिंग क्या होती है, फिर इनडायरेक्ट आर्क हीटिंग क्या होती है, फिर इसके बाद एप्लीकेशंस कौन मोर सूटेबल है, ठीक है। मोर सूटेबल का दोनों सूटेबल हैं, और ये सभी दोनों के दोनों ही हम स्टील को हम लोग स्टील इससे हम लोग क्या करते हैं, प्योरीफाई मतलब अच्छा बनाते हैं स्टील, ठीक है। और बाकी ये इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ही इंपॉर्टेंट है, बना लो इसको पूरा।